नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या। सत्यम ज्योतिष कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई बार वैसे तो हिंदी में भी वीडियो अपने YouTube चैनल डॉक्टर अजय पंड्या पर कई बार कहीं हिंदू संस्कृति से लगता है वीडियो मैंने डाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कालसर्प का वीडियो गुजराती में डाला था उसके बाद कई लोगों का मुझे फ़ोन आया और कहा कि अजय जी, आप हो सके तो इसे हिंदी में ट्रांसफर करके बताइए क्या, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। वैसे जो हम समूह कालसर्प दोष निवारण यज्ञ करने जा रहे हैं उसमें हमारे बॉम्बे से भी यजमान है, एक कलकत्ता से भी यजमान है। तो इन यजमानों को सरलता से हमारी भाषा समझ में आए इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और साथों साथ मुझे भी ऐसा लगा कि कई जगह पर शायद हो सकता है कि कालसर्प दोष निवारण यज्ञ ना भी हो और कई लोगों को ये पता भी ना हो, तो इसलिए मैंने कालसर्प दोष के लिए क्या है कालसर्प और आपकी कुंडली में कालसर्प है कि नहीं, वो कैसे पता चले, वो सब बातें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखकर मैंने बताई है। तो कृपया इसे अवश्य समझने का प्रयत्न कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और हो सके तो ये वीडियो अपने स्नेहीजन, अपने जो भी साथी मित्र है उनको भी भेजिए, ताकि उनकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है तो वो भी अपना निवारण कर सके। ताकि और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि कितने प्रकार के कालसर्प है और उसका दोष क्या है और उसकी वजह से हमें क्या तकलीफ पड़ती है, जीवन में हमें क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखे हैं वैसे ही 12 प्रकार के कालसर्प दोष है जो हमें पूरी तरह से हमारे जीवन में समस्या ला सकते हैं। अब कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है कि नहीं, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है, तो उनके उत्तर के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। और कहीं पे आंशिक कालसर्प कहा जाता है तो कहीं पे अर्ध कालसर्प कहा जाता है, तो वो क्या है वो सब बातें मैं क्लियर यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो कृपया मेरी YouTube चैनल अगर डॉक्टर अजय पंड्या को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथों साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो हिंदू संस्कृति से रिलेटिव रजू करूँ तो वो आपके पास पहले पहुँच जाए। दोस्तों, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 9687816378 और जो मैं हर दिन मोबाइल यूज़ करता हूँ, अगर मुझे फ़ोन करना है तो आप कर सकते हो 7016318887 पर। अब आपकी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण अगर आपको करवाना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने ये चार्ट बनाया उसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन से कालसर्प है और कालसर्प किस प्रकार से लगते हैं। तो ये जो कालसर्प है ये कैसे लगते हैं, पहला कालसर्प है वो अनंत कालसर्प है, दूसरा कुलिक कालसर्प है, तीसरा वासुकी कालसर्प है, चौथा संयोग कालसर्प है, पांचवा पदम कालसर्प है, छठा महापदम कालसर्प है, सातवां तक्षक कालसर्प है, आठवां कर्णकोटक कालसर्प है, नौवां शंखपाल कालसर्प है, 10वां घातक कालसर्प है, 11वां विषघर कालसर्प है और 12वां शेषनाग कालसर्प है। ये कालसर्प है जो वो हमारी जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्या लाता है। कई लोगों की जो समस्या की बातें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, यह तो हर प्रकार की समस्या से सामना करते हैं। कहीं बनते बनते काम रुक जाता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है, किसी की शादी नहीं होती, तो कहीं पे सबसे ज़्यादा तो संतान में बाधा करता है। या तो जो आंशिक या अर्ध कालसर्प है उसके वहाँ सिर्फ लड़कियों का जन्म होता है, लड़कों का जन्म नहीं होता, तो यहाँ पे एक वंश रुक जाता है, उसकी वजह सबसे बड़ी कालसर्प है। और अगर आपको विषघर कालसर्प है या कुलिक कालसर्प है तो अपने कुटुंब में कलंक लगाता है, साथों साथ वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है या वो हत्या भी कर सकता है और उसके बाद कारागृह उसको पूरी जिंदगी कारागृह में पसार करनी पड़ती है। तो ये समस्या से भरे जीवन को हम क्या उसको इलाज कोई है? हाँ दोस्तों, इसका इलाज बिल्कुल है और हमारे जो शास्त्रों में लिखा है कि हम इन कालसर्प दोष से किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं और हमारे जीवन की समस्या को कम या तो बिल्कुल नष्ट कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। तो इन कालसर्प की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आप जैसे कि जानते हो वैसे ही ये जो हमने कुंडली बनाई है, यहाँ के पहला स्थान चाहे लग्न है, हमने यहाँ पे पहला स्थान में पहला नंबर ही लिखा है, यानी कि मेष लग्न लिखा है, लेकिन लग्न की बात हम छोड़ दें, राशि की बात छोड़ दें, तो अगर यहाँ पे अगर राहु लिखा है तो उसमें 7वें घर में भी केतु होगा। ये आप कंफर्म लिख लीजिए कि जहाँ पे राहु बैठा है उसके साथ में घर में केतु रहेगा। तो अगर पहला घर, ये पहला कुंडली का कोई भी कुंडली हो उसमें पहला घर गिना जाता है, तो अगर यहाँ पे राहु है और 7वें घर में केतु है तो उसको ये अनंत कालसर्प बोलते हैं, उसको लगता है अनंत कालसर्प। अगर दूसरे घर में राहु है और अगर 8वें घर में केतु है तो उसको कुलिक नामक कालसर्प लगेगा।
अगर तीसरे घर में कालसर्प है, राहु है, और अगर 9वें घर में केतु है तो उसको वासुकी नामक कालसर्प बनेगा। अगर चौथे घर में राहु है और 10वें घर में केतु है तो उसको शंखचूर्ण कालसर्प बनेगा। अगर 5वें घर में राहु है और 11वें घर में केतु है तो उसको पद्म नामक कालसर्प लगेगा। अगर 6ठे घर में राहु है और 12वें घर में केतु है तो उसको महापद्म नामक कालसर्प लगेगा। उसी तरह अब इसको उल्टा कर लीजिए, अब इसको उल्टा घुमा दीजिए। मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, लेकिन अगर ये सब उल्टा लिख लीजिए तो यहाँ पे अगर 7वें घर में राहु है और यहाँ पे केतु है, मतलब दूसरे घर में केतु है, तो उसको तक्षक नामक कालसर्प लगेगा। अगर 8वें घर में राहु है और तीसरे घर में केतु है तो उसको कर्कटक नामक कालसर्प लगेगा। अगर 9वें घर में राहु है और तीसरे घर में केतु है तो उसको शंखपाल नामक कालसर्प लगेगा। अगर 10वें घर में राहु है और चौथे घर में केतु है तो उसको घातक नामक कालसर्प लगेगा। उसके बाद अगर 11वें घर में राहु है और 5वें घर में केतु है तो उसको विषघर नामक कालसर्प लगेगा। और 12वें घर में राहु है और 6ठे घर में केतु है तो उसको शेषनागक नामक कालसर्प दोष लगता है। अब कालसर्प दोष से ये आपकी कुंडली में ये सब तो होगा ही, लेकिन कालसर्प किसे कहा जाए? तो मान लो कि ये एक साइड है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो ये जो साइड है उसके एक तरफ अगर सारे ग्रह आ जाए, कहीं लोग ये बोलते हैं कि उसकी झपट में, राहु केतु की झपट में, मान लो कि यहाँ पे चंद्रमा है, यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे शुक्र भी है और यहाँ पे शनि है, मतलब इस साइड कोई भी ग्रह नहीं है तो इसको पूर्ण कालसर्प बोला जा सकता है। उसी तरह अगर इस तरफ बाकी के 7 ग्रह इस तरफ है तो इसको भी पूरा कालसर्प दोष बोला जाता है। उसी तरह आपको ये गणित कर लेना चाहिए कि इस तरफ अगर राहु केतु के ऊपर सभी ग्रह आ जाते हैं या नीचे सभी ग्रह आ जाते हैं तो उसको पूर्ण कालसर्प माना जाएगा। उसी तरह अब अर्ध कालसर्प या आंशिक कालसर्प किसे कहते हैं? तो आंशिक कालसर्प का मतलब है अगर राहु के साथ कोई मान लो कि चंद्रमा है तो इसे तो ग्रहण योग भी कहते हैं। साथ साथ अगर कोई ग्रह इसके साथ आ जाता है और बाकी के सब ग्रह ऊपर है तो उसको आंशिक कालसर्प या अर्ध कालसर्प गिना जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु है और ऐसे ही शुक्र है, कोई भी ग्रह हो तो और सामने भी एक ग्रह किसी के साथ है तो उसको भी आंशिक या अर्ध कालसर्प माना जाएगा। इस प्रकार तो कालसर्प की एक जो कुंडली है, अगर आपके जीवन में आपने अभी तक आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया, आपकी कुंडली अगर बताई नहीं है, लेकिन मैंने जो बताई वो समस्या आपके साथ हो रही है, आपको शादी में बाधा आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, आपके हर बार जो भी काम करने जाते हैं वो अंत में अगर बिगड़ जाता है, आपके घर में हर बार झगड़ा होता रहता है, आपको पैसों की कमी आ जाती है, आपके जीवन में समस्या का हर तरफ से सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि आप बीमार होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट करवाते हो, लेकिन उस रिपोर्ट में अगर कोई समस्या रिपोर्ट में नहीं आती है तो समझ लेना कि आप कोई ना कोई कालसर्प से पीड़ित है। अगर आपके घर में आपके पूर्वज ने किसी ने आत्महत्या कर ली है और किसी ने पूर्वज ने नाग को मारा है तो समझ लेना कि आपके वहाँ कालसर्प का नामक कोई ना कोई के बच्चे ने जन्म अवश्य लिया होगा। और अगर आपके किसी ने हत्या भी कर दी है आपके कुटुंब में तो भी आपको कालसर्प मिलेगा। और अगर पिता का दोष किया है तो भी आपको कालसर्प लगेगा, अगर गुरु का दोष किया है तो भी आपको कालसर्प लगेगा। ये सब जो कालसर्प की बातें हैं, यहाँ कई दोस्तों ने मुझे ये प्रश्न किया है कि अजय भाई हमें कालसर्प है, वो आप बातें तो बताते हो कि इस तरीके से कालसर्प लगता है, लेकिन हमें ये पूरा कालसर्प कौन सा कालसर्प है और उसकी समस्या कितनी तक रहेगी? मैंने ये बताया कि ये सब कालसर्प है तो उनकी समस्या कितनी रहती है, तो ये जो बताना है अगर वो जानना है तो आपको मुझे अवश्य अपनी कुंडली भेजनी पड़ेगी। अब अपनी जन्म तारीख, अपना जन्म समय और जन्म जो स्थल है वो मुझे भेज दीजिए। अगर आपने कुंडली बना के रखी है, अपने पंडित के पास आपने विश्लेषण करा के रखा है तो भी आप मुझे भेज दीजिए। और अगर मुझे नहीं भेजना चाहिए तो अपने पंडित से बात कीजिए और अपने भूदेव के पास से आप सलाह सूचन लेके अवश्य कालसर्प दोष का निवारण कराइए। क्योंकि दोस्तों जो अब मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मैंने समूह कालसर्प में ये 6ठी बार हमारे गांव में एक समूह कालसर्प रखते हैं, जहाँ बहुत दूर दूर से आउट ऑफ स्टेट से भी लोग आते हैं।
तीसरी बार तो विदेश से भी एक व्यक्ति आए थे। तो ये कालसर्प का निवारण यहाँ पे क्यों होता है? तो कालसर्प जो मेरे गांव में एक जमनावल दादा साक्षात शेषनाग देव का अवतार है, हमारे यहाँ जो नाग देवता कभी कभी वैसे तो अमास के दिन दूध पीने भी आते हैं, ये साथ सचोट मंदिर जो है वहाँ पे हम विष्णु पुराण के हिसाब से नाग देवता की शांति करा सकते हैं। अगर बाकी सब जो चाणोद वगैरह वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप जाओ, वहाँ पे भी कालसर्प की शांति करा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी शांति तो आप जहाँ पे शिवालय पे अगर जल खुद अभिषेक कर रहा है तो वहाँ पे आप शांति करा सकते हैं, या तो शेषनाग का खुद का जो मंदिर है वहाँ पे आप शेषनाग की शांति करवा सकते हैं। मैं 6ठी बार कालसर्प दोष निवारण यज्ञ करने जा रहा हूँ और उसमें मैंने 5 बार जो यज्ञ किया उसका मैंने गणित किया तो मैंने 90% से ऊपर लोगों को पूरा 100% फल मिल गया। इसकी मैंने इंक्वायरी भी कर ली है और जिनको जो भी समस्या थी वो समस्याओं का समाधान मिल गया है। तो इस तरह से मैंने, और मैं समूह क्यों रखता हूँ, एक मुझे कई पंडितों के भी फोन आए थे कि पंडित जी आप ये करते हो, सही बात है, किसी का खर्चा बच सकता है। लेकिन ये पंडित हर जगह पर जो उसके पंडित है उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए करवाता हूँ कि हर जगह पर ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पे कालसर्प होते हैं। और दूसरी बात यह है कि कालसर्प के पूरे साल में बहुत कम मुहूर्त मिलते हैं। बाकी कई लोग हैं जो करवा देते हैं, पाचम को करवा देते, कोई कई तिथि देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे बड़ा अगर कालसर्प दोष निवारण का अगर कोई मुहूर्त रहता है तो वो बुधवती अमास है। और इस बुधवती अमास यानी कि तारीख 2/3/2022 और बुधवार को महावद अमास है, और महावद अमास बुधवार को हमने यहाँ पे कालसर्प दोष निवारण का यज्ञ रखा है। और उसमें समूह होता है, उस समूह के हिसाब से अगर जितने भी लोग हुए उनके जो भी खर्च आता है उस खर्च के हिसाब से उसकी एक सोल्जरी की जाती है, और सोल्जरी के हिसाब से जो भी खर्च आता है वो यजमान को देना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कालसर्प दोष का निवारण करते हैं। आशा रखता हूँ आप सबको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई तो प्रश्न मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज भी मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका अवश्य समाधान करवाऊँगा। आपको सबका दिन मंगलमय रहे, आप सर्व को ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। जय महादेव।